चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी का अगली प्रस्तुति में स्वागत है। ये मेरे ख्याल में हमारे आज के दिन की जो फील्ड से अध्ययन हुए दूसरी प्रस्तुति है और आज की एक अंतिम इस तरह से प्रस्तुति है। ये जो प्रस्तुति है वो एकल नारी जो अकेली महिलाएं हैं उनकी अपनी लाइफ को लेकर एक पड़ताल है, एक अध्ययन है। और आप देखेंगे कि ये बहुत धीरे धीरे है ना, ये जो सिंगलनेस है वो कई रूपों में आज है हमारे सामने। और ख़ास तौर से जो ऐसे माइग्रेशन वाली एरिया जैसे आप सभी ने देखा होगा, सिलोपेसिस वाले जैसे अफेक्टेड एरिया हैं यहाँ की, ये और बढ़ रही है। मेल बाहर काम करने जा रहे हैं, किस तरह के ऑक्यूपेशनल हेल्थ से वो ग्रसित हो रहे हैं, तो वहाँ ऐसे एरियाज़ में ये सिंगलनेस बढ़ रही है। और पूरा का पूरा जो परिवार का जिम्मा है लाइवलीहुड का, वो इन महिलाओं पर धीरे धीरे आता जा रहा है। तो ये अध्ययन एक तरह से उन्हीं महिलाओं की अपनी लाइवलीहुड को, अपने परिवार को चलाने के लिए जिस तरह की आजीविका की ज़रूरतें हैं और उसमें किस तरह वो आज पेशो पेश में है, किस तरह ऐसे तैसे करके उस लाइवलीहुड पे काम मतलब कर रही हैं। तो ये अध्ययन वही हमारे अपने क्षेत्र के आसपुर जो कि डूंगरपुर जिले का एक ब्लॉक है वहाँ, और एक नवराना जो कि सलोमर जो उदयपुर जिले का एक ब्लॉक है वहाँ, उसी एरिया से जुड़ी हुई है। और इस प्रस्तुति के लिए आप देख रहे पूरी टीम हमारी कमलेश, रिजा, रेखा जी और धर्मराज, ये इस प्रस्तुति को बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। इस प्रस्तुति के लिए मैं एज ए पैनलिस्ट, एज ए डिस्कशंस में आमंत्रित करना चाहूँगा रजनी जी को और पुष्पेंद्र जी को। कोई तो अगर बैठी पूरे दिन में चलिए। तो वैसे तो सवेरे आप दोनों का ही परिचय आपने सुना, लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ा सा और परिचय आप दोनों का देना चाहूँगा। रजनी जी गांधी पीस फेलो गेटवे हाउस की रही हैं गांधी, और काफ़ी जैसे उन्होंने बताया कि पत्रकारिता से बहुत लंबे अरसे तक जुड़ी रही हैं, लेखक हैं, कई तरह के लेखन का कार्य, कई ऐसी वेल नोन पुस्तकें आपने ऑथर की हैं और बाजार से जुड़ी हुई है, गांधी जी से जुड़ी हुई है, उस तरह के काफ़ी लेखन के काम से रही हैं। तो काफ़ी वेल नोन लेखन का काम रहे हैं, आपका रहा है। और कई तरह की एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ और उस तरह के बोर्ड में, क्राई बोर्ड में हैं, और भी सिटीजन्स फॉर पीस उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी रही हैं। तो वेलकम रजनी जी। पुष्पेंद्र जी सोशलिस्ट हैं और काफ़ी अध्यापन का काम करते रहे हैं, और ये जैसा आपने सवेरे बताया कि इसका ही एक विंग जो पटना में है वहाँ आप अभी काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा टीचिंग का है, रिसर्च का और एक्टिविज्म, तीनों ही तरह का पूरे अपने काम में अनुभव रखते हैं, और डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े रहे हैं। और ख़ास बात है कि अपने पूरे काम में आपने जो बिहार और झारखंड के जो दलित राइट्स हैं, ट्राइबल राइट्स मूवमेंट में भी आपने काम किया है। तो वेलकम पुष्पेंद्र जी। तो मैं अब अगली प्रस्तुति के लिए हमारी टीम को, कमलेश और उसके साथियों को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सर। तो सबको नमस्ते। फिर से हमारा एक और अध्ययन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो अध्ययन का शीर्षक है वो कहता है, एक वागड़ी का एक वाक्य है, मुँह तो एकली रह गई, और इसका जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ है वो ये होता है कि मैं तो अकेली रह गई। ऑब्वियसली शीर्षक हमें बताता है कि ये किसी ऐसे महिलाओं के किसी ऐसे वर्ग की तरफ इशारा करते हैं जो कि किसी वजह से अकेली है,
अर्थात मतलब वो अपने परिवार की जो जिम्मेदारी है वो खुद निभाती हैं। इससे पहले कि हम लोग अध्ययन के अगले स्लाइड पे जाएं, ये बताना ज़रूरी है कि जो आसपुर बबराना जो है, जैसा सर बता रहे थे कि काफ़ी पुराना हमारा कार्यक्षेत्र है। पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये डूंगरपुर और उदयपुर की जो सीमा है उसका एरिया है जहाँ पर मुख्यतः काम करते हैं। वहाँ पर हम श्रमिक सहायता संदर्भ केंद्र के माध्यम से जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको अलग अलग तरह की जो सेवाएं हैं वो देने का काम वहाँ पर करते हैं। साथ ही जो क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये पुरुष प्रधान प्रवास वाला इलाका है और यहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग निकल के शहरों में जाके पुरुष जो हैं वो बाहर काम करते हैं और महिलाएं, बच्चे और जो बाकी घर के सदस्य वो पीछे छूट जाते हैं। तो ऐसे में हमारे काम में एक बड़ा जो आयाम है वहाँ पे वो है परिवारों के साथ काम करने का भी है। हम एक पूरा कार्यक्रम चलाते हैं जिसे हम परिवार सशक्तिकरण कार्यक्रम नाम देते हैं और उसके अंतर्गत ऐसे ही परिवारों की जो महिलाएं हैं जिनके घरों से प्रवास होता है, भले उनके पति बाहर जा रहे हैं या घर का कोई और सदस्य बाहर जा रहा है, उनको एक अनौपचारिक उनके समूह और संगठन बनाने का काम हम करते हैं। उन समूहों को जो नाम देते हैं वो उजाला समूह का नाम देते हैं। तो जो आसपुर और बबराना जो एरिया है यहाँ पर करीब ये 23 पंचायतों का इलाका है और इसमें करीब 110 समूह जो हैं वो महिलाओं के बने हुए हैं। हर समूह में अगर हम देखें तो 25 से 30 महिलाओं की सदस्यता होती है। ये जो समूह है मुख्यतः एक तरह से गांव स्तर पर एकजुटता इन महिलाओं के बीच में बनी रहे इसका काम करते हैं और ये सामुदायिक मुद्दे भी उठाते हैं। स्थानीय रोजगार की जो बात है उस पर भी काम करते हैं। राशन से लेकर स्वास्थ्य की योजनाओं उन सब पे काम करते हैं और साथ ही ये समूह में कुछ इस तरह की गतिविधियां भी इन्वॉल्व हैं जिसमें कि महिलाओं का जो व्यक्तिगत सशक्तिकरण है वो भी किसी एक अगले स्तर पर पहुंचे, ये भी प्रयास किया जाता है। तो इस कार्यक्रम को चलते हुए भी काफ़ी एक लंबा अरसा हो गया है और इस कार्यक्रम में भी हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी कि ये जो समूह हैं इसके अंदर भी आपको एक अलग तरह की विशेष श्रेणी नज़र आती है जो कि हमेशा सदस्य तो हैं, समूह में आती तो हैं, बैठकों में बैठती है, लेकिन वो हमेशा या तो पीछे बैठेंगी या मीटिंग में है लेकिन वो अपनी जो भागीदारी है वो बहुत ही निष्क्रिय रखेगी, उस पर बात नहीं करेगी, चर्चा जो हो रही है उसमें बहुत शामिल नहीं होगी। तो इस तरह की कुछ महिलाओं की एक श्रेणी हमें लगातार नज़र आ रही थी उजाला समूह के अंतर्गत और टीम को ये बड़ा लगता था कि इतने लंबे समय से आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती, तो ये है क्या, किस तरह का वर्ग है। तो कुछ एक ट्रेंड नज़र आया उसमें एक समझ में आया कि ये महिलाएँ जो हैं ये मुख्यतः ऐसी महिलाएँ हैं जो कि किसी वजह से एकल हैं, सिंगल रह गई हैं, भले उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं। उसमें कुछ विधवा महिलाएं थी, कुछ और अलग वजहों से अलग रह रही महिलाएं थी, तो वो एक ट्रेंड वहाँ पे नज़र आया। तो समझ में आया कि जहाँ पर क्योंकि अब तक जो सारा काम का जो फोकस था हमारा वो था पुरुषों के ऊपर, जो प्रवास कर रहे हैं उन लोगों पर हमारा फोकस था, उनको कैसे सेवाएं दें उस पर फोकस था। लेकिन फिर एक सवाल यह है कि इसी समुदाय में जो ऐसे परिवार हैं जो महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं, महिलाओं की मेहनत और उससे संचालित होते हैं, उन परिवारों की जो आजीविका है उनमें क्या हो रहा होगा, क्योंकि महिलाएं तो बाहर जाती नहीं हैं, तो इन परिवारों की भी जो व्यवस्था है वो कैसे चल रही है, ये एक बड़ा सवाल हमारे को हमारे दिमाग में आया। तो इसी के इर्द गिर्द ये अध्ययन बना। एक कहानी है जिसके माध्यम से रेखा जी समझाएंगे वो किस तरह का परिवार है, उसके एक उदाहरण हमारे सामने है। ये एक विधवा महिला की कहानी है। ये महिला मानपुर गांव की रहने वाली है और इसका नाम सीताबाई है और ये महिला इसका पति अहमदाबाद में कड़िया काम करने जाता है और अचानक ये प्रवास से जब घर आया तो इनके परिवार में शादी समारोह का कार्यक्रम था। तो शादी समारोह के कार्यक्रम में ये गया तो सड़क दुर्घटना में अचानक इसके सीता के पति की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई इसके पति की, तो मृत्यु होने के बाद में जो इसके सीता के ऊपर कर्ज हो गया और इसका जो पति की मृत्यु के बाद में जो सीता का ससुर था वो एक सदमा सहन नहीं कर पाया, बेटे का सदमा सहन नहीं कर पाया, तो उसके ससुर के भी 6 महीने के बाद में मृत्यु हो गई। और इन दोनों के सीता का जो ससुर और बेटा दोनों पति उसका दोनों के क्रियाक्रम में जो खर्चा हुआ तो सीता के ऊपर कर्ज हो गया। कर्ज होने के बाद में जो उसका 15 साल का जो बेटा था, कर्ज होने के बाद में जो सीता ने सोचा कि मेरे को कोई काम करना चाहिए, मजदूरी करने के लिए जाना चाहिए। तो जब सीता ने आसपास कहीं मजदूरी करने के लिए सोचा तो उसके ऊपर समाज का बर्ताव अच्छा नहीं रहा, समाज के लोग उस पर बातें बनाने लगे और समाज
समाज के लोग ताने मारने लगे, राचन लगाने लगे, तो सीता ने मजदूरी करने के लिए नहीं गई वो। तो जब उसके 15 साल का जो बेटा था उसको उसने प्रवास पे भेज दिया। प्रवास पे जब भेजा तो थोड़ी बहुत प्रवास से इनकम होने लगी, और जो सीता को 500 रुपये जो पेंशन मिलती थी सरकार द्वारा, पेंशन की कमाई से, और जो उसके भाइयों के द्वारा जो मदद मिलती थी, उससे सीता अपना घर गुजारा चला रही थी। जो अध्ययन है उसका जो मुख्य सवाल है वो इसी तरह से बुना हुआ है कि ये जो एकल महिलाएं हैं, इनकी जो आजीविका है, इनकी जो ये घर की जो गाड़ी है वो कैसे चलती है, उसका ये जो अध्ययन है उसी पर केंद्रित करता है पूरा जो काम है। इससे पहले हमने कुछ लिटरेचर भी समझने की कोशिश की। ये वाला जो हमारा अध्ययन का क्वेश्चन है, हमने रख तो लिया एकल महिलाओं के ऊपर, लेकिन ये एकल महिलाओं का जो पूरा वर्ग है उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था। लेकिन हमें ये ज़रूर पता था कि हमारे क्षेत्र में या फिर ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो एकल महिलाओं के साथ काम कर रही है। तो हमारे लिटरेचर रिव्यू के दौरान हमें ये पता चला कि ऐसे संस्थाओं ने या फिर जो सरकारी विभाग है उन्होंने एकल महिला को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे कि एक संस्था है एकल नारी शक्ति संगठन, जिसने एकल महिलाओं को 6 कैटेगरी में भाग किया है, जिसमें उन्होंने विधवा महिलाओं के अलावा भी तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित और ऐसी महिलाएं जिनके पति गंभीर रूप से बीमार है, उनको भी इस एकल महिला के कैटेगरी में शामिल किया है। लिटरेचर रिव्यू के दौरान हमें एकल महिलाओं की काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं भी हमारे सामने आई जो उनको फेस करना पड़ता है। जैसे कि उनको विरासत में भागीदारी ना मिलना, वो भले ही पीयर में हो या फिर उनके ससुराल में हो, उनको विरासत में कोई भागीदारी नहीं दिया जाता। आर्थिक रूप से भी उनके ऊपर काफ़ी सारा बोझ, काफ़ी सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। इस वर्ग को समझने के लिए हमने ऑफिशियल डेटा का भी सहारा लिया, जिससे हमारे सामने निकल के आया कि ये जो एकल महिलाओं का ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा ग्रुप है। अगर हम नेशनल, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखें तो जो टोटल फीमेल पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 14 से 15% जो महिलाएं हैं वो एकल महिला के कैटेगरी में आती है। अगर हम डूंगरपुर और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के एसटी पॉपुलेशन में भी देखें तो उसमें भी लगभग 11 से 12% महिलाएं हमारे इस कैटेगरी एकल महिलाओं वाली कैटेगरी में आता है। इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो ग्रुप है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रुप है, लेकिन बहुत हद तक ये छुपा हुआ या फिर इनविजिबल ग्रुप इसको हम बोल सकते हैं। हमारे लिटरेचर के दौरान हमें ऐसे कई सारे गैप्स भी नज़र आए, एज इन हमें कुछ चीज़ों का लिटरेचर नहीं मिला। जैसे अगर हम आदिवासी समाज की जो एकल महिलाएं हैं उनकी बात करें, या फिर परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं की बात करें, या ओवरऑल एकल महिलाओं की आजीविका की बात करें, तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा लिटरेचर या फिर अध्ययन हमें मिला नहीं या फिर हमें पढ़ने को नहीं मिला। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एकल महिला की आजीविका की स्थिति को समझना हमने अपना इस पूरे अध्ययन का उद्देश्य रखा। इसी उद्देश्य के तहत हमने अपनी जो सैम्पलिंग करी अपने कार्य क्षेत्र में रखी, वो हमने सुविधा अनुसार किया। जैसा कि पहले भी आई थिंक मेंशन हो चुका है कि सुविधा अनुसार का मतलब ये है कि जब भी हम लोग फील्ड में जाते थे किसी और काम के लिए, उसी के साथ साथ हम इन एकल महिलाओं से भी मिलते थे जो समूह में आती थी, उनसे पहले बात करते थे, उनका इंटरव्यू करते थे, और समूह सदस्यों के थ्रू हम समुदाय की बाकी एकल महिलाओं का पहचान करके उनके पास जाके भी उनसे हम लोगों ने बातचीत करी। हमारे क्षेत्र में एक कौन सी कैटेगरी की एकल महिलाएं मिलती है वो ध्यान में रखते हुए, और जो संस्था और विभागों ने एकल महिला को जिस हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इस रिसर्च के लिए हमने अपनी परिभाषा में एकल महिलाओं का जो कैटेगराइजेशन है वो 3 रखा है। पहला है विधवा महिला, क्योंकि ये हमें सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में मिली। दूसरी है परित्यक्ता, जिसका मतलब ये है कि ऐसी महिला जो अपने पति से अलग हो चुकी है। ये तलाकशुदा से अलग है कि इनका लीगली तलाक नहीं होता है, ये सामाजिक तौर पे अलग रहती है, उनको परित्यक्ता बोलते हैं, उनका हमने लिया। और क्योंकि अभी तक हम काफ़ी बोलते आ रहे हैं कि ये प्रवास आधारित क्षेत्र है, तो जो पुरुष बाहर जाते हैं अगर किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर कोई गंभीर बीमारी जैसे टीबी की वजह से अगर वो काम करने में असक्षम हो जाते हैं, तो जो परिवार चलाने का भार होता है वो उन महिलाओं के ऊपर आ जाता है। तो ऐसी महिलाएं भी हमें इस क्षेत्र में काफ़ी देखने को मिली।
इसीलिए हमने गंभीर बीमार पति वाली महिलाओं को भी अपने इस कैटेगरी में रखा। क्योंकि ये अध्ययन जो था वो एक जो समुदाय की विशेष श्रेणी की जो महिलाएं हैं उनको फोकस कर रहा था, तो ज़रूरी था कि हम लोग किसी मापदंड पर, किसी एक फ्रेम के अंदर इस अध्ययन को नियंत्रित रखें, ताकि हमें समझने का जो एक स्ट्रक्चर तरीके से हम लोग उसको समझ पाएँ। ये जो फ्रेमवर्क है सस्टेनेबल लाइवलीहुड वाला, ये बहुत सारी डेवलपमेंट में काम करने वाली जो संस्थाएं और एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल करती हैं और काफ़ी इसके बारे में लोग जानते भी हैं। मुख्यतः ये 2-3 स्तर की बात करता है, जिसमें कि वो स्थायी आजीविका के क्या 3 स्तर हैं उनके ऊपर ये प्रकाश डालता है, जिसमें एक तो ये रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है कि एक परिवार को चलने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जिसमें हम कह सकते हैं अगर पुरानी भाषा में बोले रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है, वो आती है। दूसरी जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें परिवार पर जो आने वाले किसी तरह के जोखिम है, संकट है, कोई आपदा अगर अचानक से आती है परिवार के अंदर, कोई बीमारी आ जाती है, उस समय जो परिवार है वो अपने आप को सस्टेन कर पाने में, अपने आप को चला पाने में, उससे निपट पाने में कितना सक्षम है, वो एक चीज़ पर फोकस करता है और थोड़ा बहुत अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में भी वहाँ पर कुछ आधार बना पाए, उसकी क्षमताओं में कुछ इजाफा कर पाए, ये भी इस फ्रेम वर्क का एक तीसरा एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि हमें समझ में आता है। इसी आधार पे इस स्टडी में अगर हम लोग देखें तो इन महिलाओं को और इन महिलाओं के जो परिवार हैं उनकी आजीविका को अगर हम देखें तो ये 4 बड़ी कैपिटल्स हैं जो कि उस परिवार के संदर्भ में हम देख सकते हैं और इनकी इसके आधार पे हम ये माप सकते हैं कि उनकी जो आजीविका है वो कितनी स्थायी है और कितना उसमें अस्थायित्व दिखाई देता है। अगर हम देखें मानव पूंजी क्या है, उस एकल महिला वाले जो परिवार हैं उनकी मानव पूंजी क्या है, उसका अपना जो स्वास्थ्य है, उसकी अपनी जो क्षमताएं हैं, उसके परिवार के अंदर जो बाकी सदस्य हैं उनकी क्षमता, उनकी शिक्षा, उनका जो स्किल है वो क्या है, उनका अपना कॉन्फिडेंस किस लेवल का है, वो भी बहुत तय करता है कि उनकी आजीविका जो है वो कितनी स्थायी और अस्थायी हो सकती है। फिर उसके आसपास का जो वातावरण है, पूरा जो समाज है, उसके रिश्ते, उसके जो सारे जो किसी भी ग्रुप से जुड़ाव, उसका जैसे उजाला समूह है उस तरह की जो जुड़ाव है वो कैसा है और ओवरऑल उसका एक सामाजिक दर्जा क्या है, तो समाज में कहाँ पे स्टैंड करता है वो परिवार, वो भी बहुत फर्क डालता है। भौतिक और प्राकृतिक संसाधन हम सब जानते हैं कि उस परिवार में जो ज़मीन है, उसके जो जेवर हैं, पशु, ये सारे जो संसाधन हैं वो जो अचल संपत्ति जो है उसके पास वो किस रूप में है, उन पर क्या असर पड़ता है, और जो आर्थिक पूंजी है कि उसके लिए ये जो पूरा माहौल है वो कितना उसको कहीं पे आसानी से कर्जा मिल जाता है क्या वो उसके लिए स्ट्रगल करती है, उसकी अपनी बचत का व्यवहार क्या है, उसकी अपनी जो स्थायी इस तरह के जो जेवर और रकम वाला जो पूरा भाव है वो क्या है। तो ये जो एक मिला जुला जो एस्पेक्ट है उसी को आधार रख के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एकल महिलाओं की जो आजीविका है उसमें कितना स्थायित्व हमें दिखाई देता है। So moving on to our subsequent slides, we will be talking about our findings and what we have understood related to the livelihood of these single women. When we talk about the profile of our respondents, we got out of the we actually interviewed 94 women. Out of the 94, we got a majority of widows. Like I said before, this area has widows more, so majority of widows, which was 75. And we also got 9 separated and 10 women whose husbands were terminally ill. When we talk about the age of these women, this was consciously decided on our part that the majority of our respondents will belong to the middle-aged category, which is 31 to 45. And so that is why the number there is higher than compared to the rest of the 2 age groups. Now, moving on to the education level of these women, 67% of the respondents said that they are illiterate, which means that they have never been to school or they don't even know how to sign their own names. And school means they passed school, or they just went for some time? School means that they have, some of them have passed 10th, some have done their education till 5th, some 8th. Some years of school. Some years of school. Oh. Okay, so now moving on to the livelihood source or the main sources of income. Majority of our respondents, that is 51%, said that they are the primary wage earners in the family, which means that the major responsibility
of earning and running the household falls on the women. Out of this, a considerable percentage, that is 40% women, said that they rely mainly on Narega in order to run as their livelihood option. This way they earn around 2,000 rupees on an average. Apart from this, women also said that they take up different livelihood options like working in the open market as well as going to Narega to run their household. This way 23% women earn around 2,000 rupees on a monthly basis. Apart from this, some women also said that they go for some jobs like working in the Anganwadi or working in the Balwadi and so on. But the thing to be noted here that these jobs are not stable. They keep on changing on a bi-monthly or quarterly basis because here the system is that the panchayat, when they recruit these women, it's kind of a lottery basis. So each woman, like every woman in the community, get an equal opportunity to work under such jobs, as they call it. So like that, they earn around 3,000 rupees per month. Apart from that, some women also said that they do odd jobs like doing domestic work or doing some kind of stitching work in their houses itself. From this, what we got to know is that the livelihood options which these women opt for, it is extremely precarious and highly unstable. Even under Narega, where 40% of women depend on it, they are not getting the stipulated 100 days of work. Rather, they are just on an average in the entire year, they are getting just 40 days work, out of which they are running their household. And from this, we can understand how vulnerable their condition is financially. If we talk, it's extremely vulnerable. Moreover, like I said before, they opt for different multiple livelihood options. And this leads to an extreme intensity or duration in their work area. They have to work long hours. Their work intensity is greater, and this puts an extreme mental as well as physical stress on them. Now coming on to the rest, 49% of our respondents, they are the secondary wage earners in the family, which means that their earning is kind of an additional support to the primary wage earners of that family. Here, the primary wage earner in the majority of the household, it depends on adult migration, where some male member like the father, the brother-in-law, the brother or the adult son are the ones migrating and running the household. We also got to know that close to 30% of the households are mainly dependent on child labor as a source of their livelihood. Here the thing to be noted is that in these areas, child labor is not an uncommon phenomenon. Children between the age group of 15 and above, they usually migrate or they usually go out for work. But what we noticed here is that children as young as 11 years are going out and working, whether they are migrating or at a local level, but they are working, that too not on a periodic basis, not like they go to school and during their off period they go and work somewhere. But this work is done on a regular basis. The entire household depends on the income of these children. We also try to understand the debt and health status in these single women household, and we found that 66% of our respondents said that at some point or the other they have been in debt, they have taken loan, and the rate of interest in which they receive these loans varies from 5 to 10%, which is quite high. This is also because the creditors, they feel that because there are no male members in the family, these women are less credit worthy. So how will they repay the loan? Thinking of these things, they give them a loan on a high interest rate, and also in some cases they also take collateral. Like 30% of our respondents said that one of the major assets, which is their land, they have given it as collateral to take amount as small as 10,000 rupees. So this is what we got to know in when we talk about the debt situation. We also found a link or a relationship between debt and health in these households, where out of all the respondents who had taken debt, 80% of the women said that they have done so due to some kind of health shock in the family. They had to maintain some kind of health shock, and out of those 19% said that they have been managing some kind of prolonged health shock in the family. And here I would like to point out that all of our 10 respondees, or all of the 10 women whose
husbands are terminally ill, have taken a big loan, and they are in this 80% of the women that we are talking about. तो जो अब तक का जो निष्कर्ष है, जो भी अध्ययन से हमें समझ में आता है, उसको अगर एक बार वापस से हम लोग उसी फ्रेम में समझने की कोशिश करें और ये समझें कि जो एकल महिला है उसकी आजीविका के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं हमें। अगर हम देखें तो जो महिला है उस पर काम का जो बोझ है और तरह तरह के काम करना, एक काम से उसकी घर का जो गुजारा है वो चल नहीं पा रहा है। वो नरेगा भी कर रही है, वो आसपास जाके दूसरी मजदूरी का भी काम करती है, लगातार उसको काम ढूंढना भी है और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ पैसा जुटा कर उसको चला के रखना है। तो ये जो पूरा अपने आप में एक ऐसा एक चक्र जो है उसके इर्द गिर्द बन जाता है कि उसको लगातार काम करते रहना पड़ता है। जैसे ही वो रुकी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और बहुत सारे काम कोई अगर परिवार कर रहा है अपनी इनकम के लिए, तो ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि उस परिवार की जो आजीविका है वो बहुत स्थायी नहीं है, किसी एक चीज़ पर, एक व्यवस्था पर वो टिकी हुई नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है जब जाके उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी पूर्ति हो पाती है। और इस वजह से जो महिला के ऊपर काम का जो बर्डन है वो भी बहुत बढ़ता हुआ नज़र आता है। वो लगातार उसको ही काम करते रहना पड़ता है क्योंकि वही ज़्यादा काम करने की क्षमता ही उसी के पास है। इस तरह के जो परिवार हैं उनमें कर्ज का बड़ा एक संबंध है। इस तरह के जो परिवार हैं उनमें बहुत बड़ा कर्ज की बात हम पिछली स्टडी में भी बात कर रहे थे और इस तरह की जो बात है वो यहाँ पे भी साफ झलकती है कि इस तरह की महिलाओं को कर्ज बहुत आसानी से मिलता नहीं है। अपने घर में अगर बड़ी राशि की ज़रूरत है तो उनको 5% पे वो कर्ज मिलेगा और वो ज़मीन या जेवर की बुनियाद पे मिलेगा। वो बिना किसी कोलेटरल के उसको बहुत आसानी से वहाँ पे से लोन मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे भी जो असेट बेस है उस पर एक नकारात्मक असर, एक नेगेटिव असर जो है वो सीधा सीधा नज़र आता है। हेल्थ, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि हमारी परिभाषा जो है वो गंभीर बीमार जो पति हैं उन महिलाओं के परिवारों को भी शामिल करती है और वो परिवार हमेशा स्ट्रगल करते हैं उनके इलाज के लिए, सही जगह इलाज कराने के लिए, इलाज का पैसा इकट्ठा कर पाने में और उससे जुड़ा हुआ जो एक टेंशन है, तनाव है, वो हमेशा यहाँ पे नज़र आता है। फ्रेमवर्क कहता है कि अगर स्थायी आजीविका होगी तो अगली पीढ़ी के बारे में एक अच्छा बेस बना पाएंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे हमें नज़र आता है कि ज़्यादातर जो एकल महिला वाले परिवार हैं उनके जो बच्चे हैं उनको औपचारिक शिक्षा से छूटना पड़ता है, वो ड्रॉप आउट होते हैं और उनको जाकर के लगभग बराबरी का साथ देना पड़ता है। अपनी जो माँ है उसके साथ मिलके काम करना पड़ता है। कई बच्चे जो हमने देखा है कि इन्हीं परिवारों से बाहर जाके भी मजदूरी करते हुए दिखाई देते हैं। और ये सारे जो इश्यूज़ हैं जब एक साथ पूरे मिलते हैं तो जो एकल महिला वाला जो परिवार है, जो उसका जो स्थायित्व है आजीविका के संदर्भ में, वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ हमें नज़र आता है। बहुत आसान नहीं है इस तरह के परिवार को बहुत लंबे समय तक चला के रख पाना, वो यहाँ पे साफ साफ तौर पे झलकता है। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से एकल महिला की जो आजीविका है वो अस्थायी बनी हुई है, अलग अलग तरह से हमने जाना। इसको और गहराई से जानने के लिए हम कुछ कहानियाँ और जो समूह चर्चा से जो निकल के आया उनके माध्यम से हम जानते हैं। सबसे पहले एकल महिला की जो मानव स्थिति है उसके बारे में बात करते हैं और एक कहानी से हम समझते हैं। यह एक विधवा महिला की कहानी है और इस महिला का नाम है हकरीबाई। ये महिला सुबह उठकर तेंदूपत्ते लेने के लिए जाती है और जब ये महिला तेंदूपत्ते लेने के लिए जाती है तो इसका जो बेटी है, इसके एक बेटा है और एक बेटी है। और जब ये तेंदूपत्ते लेने के लिए जंगल में जाती है तो इसकी जो बेटी है वो भी इसके साथ में तेंदूपत्ते लेने के लिए जंगल में चली जाती है। जंगल से तेंदूपत्ते लाकर ये जो तेंदू के पत्ते जो बीड़ी बनाने के काम में आते हैं। और जो इसके जो एक 14 साल का बेटा है वो कुली मजदूरी करता है और कभी कभी ट्रैक्टर में जो पत्थर भरते, ईंटें भरते, इनमें भी काम पे जाता है और खेती में भी हाथ बटाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो ये एकल महिलाओं की स्थिति है, ये इनके पति नहीं होने के कारण, तो इन महिलाओं की जो स्थिति है वो बेहतर दिनों दिन गिरती जा रही है। हकरीबाई के केस में जाना कि कैसे वो अपने परिवार की आजीविका को चलाने के लिए संघर्ष कर रही है। जब इसी बात को हमने बड़े समूह में चर्चा की कि एकल महिलाओं के समूह में जब हमने इस बात को लेकर गए और आजीविका के बारे में हमने जाना तो उन्होंने अपनी भाषा में बताया कि आई की काम मलतो नहीं है तो चोरा ने बाहर कमावा मोकलिया पण चोरा भी बाहर तक ही पैसा नहीं मोकलता। मतलब
उन्होंने कहा कि हमको मजबूरी में हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको कमाने के लिए बाहर भेजना पड़ता है इस स्थिति में, लेकिन उनकी भी कमाई बाहर से इतनी ज़्यादा है नहीं कि वो कमा के वापस हमारे घर भेज पाएँ और हमारी मदद इसमें कर पाए। और उन्होंने बताया कि जो घर की जो सारी जिम्मेदारी है वो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं उनका इलाज भी कराना है, उनको पढ़ाई लिखाई उनकी करवानी है। खुद अगर बीमार होती है तो वो चाहती है कि जैसे तैसे बिना इलाज करवाएं, बिना खर्चा किए वो ठीक हो जाए। उन्होंने अपनी भाषा में बताया, हमारे माथे घरनी हारी जिम्मेदारी है, छोरा बनावा मांदा थी जाए तो इलाज करावा पड़े, पर मारा माथे पैर नहीं उपड़े। इस वजह से दिनों दिन उनकी जो शारीरिक स्थिति है वो गिरती रहती है, बीमार रहती है, इलाज समय पे नहीं कराती है। तो जो एक महिला होने के नाते और एक इंसान होने के नाते जो उसकी जो गरिमा, उसकी जो स्थिति है उसमें हमेशा गिरावट आती रहती है। और जो इस समाज के द्वारा जो व्यवहार होता है उस एकल महिला के ऊपर, तो उसमें किस तरह की विडंबना है उसको जानने के लिए हम एक और कहानी लेते हैं। आर्थिक स्थिति को ये जो कहानी है वो एक गंभीर बीमार पति वाली महिला की कहानी है। ये आदमी, इसका नाम है हीरालाल नाम है और उस महिला का कचरीबाई नाम है। और ये आदमी बीमार है और ये मानसिक रोगी है। मानसिक रोगी होने से ये कुछ काम वगैरह करता नहीं है, बिल्कुल बीमारी रहता है। तो इस महिला के ऊपर जो कचरीबाई ये महिला है, इसके जो बच्चे हैं, बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाती है, बच्चों को पढ़ा नहीं रही है, क्योंकि ये महिला इसके पति का भी ख्याल रखना और बच्चों का भी देख रेख इनको करनी है। तो जो ये इसको गोली दवाई देती है, पास में पति के पास जाती है, गोली दवाई ले लो, खाना खा लो, ऐसे बात करने के लिए जाती है। पति इसके साथ मारपीट करता है, क्योंकि ये मानसिक रोगी है, इसके लिए मारपीट करता रहता है। तो ये पति मारपीट करता है तो ये महिला वापस इसके पियर में चली जाती है बच्चों को लेके। और थोड़े दिन ये पियर में रहती है, इसको वापस पति की चिंता होती है, तो वापस ये अपने ससुराल में आ जाती है। थोड़े दिन वहाँ रह के वापस ससुराल में आ जाती है। जब ये ससुराल में वापस आ जाती है तो पति की फिर देखभाल करती है, इसको दवाई गोली देना, ये करना वो करना, काम में लगी रहती है। तो इस महिला के ऊपर जो स्वास्थ्य के देख रेख में इस महिला के ऊपर कर्ज भी बना हुआ है और बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रही है, क्योंकि आधी बार पियर रहती है, आधी बार ये ससुराल में रहती है। तो देखा जाए तो इस महिला के ऊपर इतना पति का बोझ है, बच्चे का बोझ है और कर्जे का भी बोझ है। इस केस में हमने देखा आर्थिक पक्ष की जहाँ बात करें तो उसको एकल महिला को अपने परिवार को चलाने के लिए दोहरी जिम्मेदारी उसको निभानी है। ससुराल में उसको रहना है, पिहर में उनको रहना है। परित्यक्ता अगर वो महिला है तो दोनों जगह उसके लिए किसी प्रकार की संपत्ति होती नहीं है। उनको जब हमने बड़े समूह में इस पर चर्चा की कि उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह की व्यवस्था वो करती है, तो उन्होंने बताया कि जब हमारा जमीन का बंटवारा होता है तो वो एक हिस्सा अपने नाम पे रखती है। उन्होंने अपनी भाषा में बताया कि जमीनों बंटवारों भी बेटा न हालना पड़े, एक बात को हमारा माथे राखो पड़े कि जब जमीन का हिस्सा होता है तो अलग अलग बेटों को अलग अलग हिस्सा देना पड़ता है, लेकिन एक हिस्सा वो अपने पास में सुरक्षा के लिए रखती है कि जो बुढ़ापे में जो बेटा उसको मदद करेगा वो हिस्सा उसके नाम रहेगा। लेकिन जब आर्थिक जरूरत बढ़ती है या आर्थिक सहयोग कहीं से लेना है तो वो हिस्सा भी उनको गिरवी रखना पड़ता है। जैसा पूर्व में हमने देखा कि बहुत ही कम राशि के लिए उनको महंगी ब्याज दर पे जमीन वो गिरवी रख देती है। तो किसी प्रकार की मदद उनको ना ससुराल से या पियर से एकल महिलाओं को ज्यादा मिलती नहीं है। तो समाज द्वारा किस तरह से उनको और प्रताड़ित किया जाता है उसके लिए हम अगली कहानी लेते हैं। यह एक विधवा महिला की कहानी है और ये महिला है, इसका नाम लवली बाई है, गोरेगांव की रहने वाली है और ये महिला उजाला समूह से जुड़ी हुई है। जब ये उजाला समूह की सदस्य है और ये महिला जब भी मीटिंग होती है तो पीछे बैठी रहती है। तो जब हमने एकल महिला पे अध्ययन करना शुरू किया तो इस महिला का हमने इंटरव्यू लिया था, इससे बातचीत करी थी। तो फिर ये जब मीटिंग में आती तो उजाला समूह की महिलाओं ने इससे पूछा कि तू पीछे क्यों बैठी है, तू अपनी समस्या समूह के सदस्यों के सामने रख, तू भी अपनी बात बता तो तुझे कोई सलाह मिलेगी। तो इस महिला ने बताया कि कोई कमाने वाला पति है नहीं, बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊँ, कैसे घर का गुजारा चलाऊँ, कैसे क्या देख रेख करूँ। तो समूह की महिला ने इसको सलाह दी, क्योंकि उजाला समूह में आती थी मीटिंग में, तो समूह की महिला ने इसको सलाह दी कि तू अपने आजीविका ब्यूरो से जो सिलाई की ट्रेनिंग होती है तो सिलाई की ट्रेनिंग कर ले।
तो इस महिला ने सोचा कि मैं 1 महीना कहाँ बच्चों को छोड़ के रहूँगा, समाज के लोग, परिवार के लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं कैसे जाऊँगा, इसलिए महिला सोचने लगी। तो समूह की महिलाओं ने इसको सलाह दी कि तेरी देरानी जेठानी है, वो बच्चों की देखभाल कर लेगी, रोटी पानी इनको दे देगी। तो इस महिला का हौसला बुलंद किया, उजाला समूह की जो महिलाओं ने इस महिला का हौसला बुलंद किया। तो इस महिला ने 1 महीना अपने साबला ट्रेनिंग सेंटर पर रह के 1 महीने की ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद इस महिला को मशीन मिली तो इसने सिलाई का काम शुरू किया। तो ये महिला आज सिलाई से भी अपना अच्छा सा पैसा कमा रही है और अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छा कर रही है। तो ऐसे जो महिलाओं का हौसला बुलंद होता रहे, महिलाओं को किसी का सहयोग मिलता रहे, तो इसकी हिम्मत आती है। दमली बाई के केस में हमने जाना कि कैसे वो समूह द्वारा उसको आत्मविश्वास जो दिया गया, उससे आज अपने परिवार का पालन पोषण वो कर पा रही है, अपने पैरों पे वो खड़ी है। बड़े समूह में जब हमने बात की कि एकल महिलाएं जो समाज द्वारा जो यातनाएं उनको मिल रही है, किस तरह से वो इसको देखती है, उन्होंने बताया कि काम आते तो जाओ पड़े, पर गामरा मनक बाता बनावे कि एकली फरती वेंगा, रगड़ती वेंगा, इन्हें कौन कहवा वालो है। अर्थात कि इसका जो कमाने वाला था या इसको जो रोक टोक करने वाला था वो तो अब नहीं रहा है, तो ये कहीं भी घूमती फिरती होगी, कहाँ जा रही है, इस पर कोई रोक टोक किसी प्रकार का समाज का कोई है नहीं। उन्होंने और अपनी भाषा में बताया कि अगर उनको कहीं उधार लेना है, कहीं आर्थिक जरूरत है उनकी, कहीं मदद उनको चाहिए, तो कोई उन पर विश्वास करता नहीं है कि कमा के कहाँ से देगी। अपनी भाषा में जैसे उन्होंने हमें कि पैसा उधार लेवा जाओ तो हमारे माथे विश्वास भी नहीं करता कि पासे की कमाई ना लेगा। और समाज द्वारा किस प्रकार के बंधन उन पे हैं, उन्होंने अपनी भाषा में बताया कि न वो सीतरो नहीं पहन सका, नहीं विवाह माते में पसारी रहू पड़े। मतलब कि कोई अगर नया कार्यक्रम है, शादी विवाह का फंक्शन है, तो उनको पीछे रहना पड़ता है, अगर वो आगे हैं तो उनको अपशगुन के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे ताने और लांछन उन पे लगते हैं, कोई नया कपड़ा या श्रृंगार वगैरह वो नहीं कर सकती। और उन्होंने बताया कि ये सब सहन करते हुए भी उनको घर परिवार चलाने के लिए काम करना है, रोजगार के लिए जाना है और पालन पोषण परिवार का फिर भी उनको करना है। इस बात को और गहराई से हमने जानने के लिए अलग अलग जो एकल महिला के प्रकार है उनके बारे में हमने जाना कि उनकी क्या स्थिति है। तो परित्यक्ता महिला पिहर में रहती है और पिहर में रहने के कारण उनको आर्थिक जो भार है वो एक तरह से कम होता है। भाई और पिताजी की तरफ से उनको इस प्रकार की मदद मिल जाती है कि पूरा भार उन पे नहीं होता है, लेकिन भविष्य को लेकर कि बच्चों की पढ़ाई के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की संपत्ति या उसके खुद के नाम पे किसी प्रकार की जमीन होती नहीं है। दोनों जगह उसका अस्थायी कुछ लगातार रह के काम भी नहीं कर पाती है। यही जब जिनके पति गंभीर बीमार है या किसी कारणवश काम करने में असक्षम है और मुखिया की भूमिका वो महिलाएं निभा रही है, तो उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। उसको पति का इलाज भी करवाना है, बच्चों का पालन पोषण भी करना है और कमा के भी उसको वहाँ पे लाना है। ये स्थिति जब हमने विधवा महिलाओं के बारे में जाना, तो जैसे पूर्व में बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो बहिष्कृत जो वर्ग है, जो समाज द्वारा सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित वर्ग है, वो विधवा महिला का है। इनकी भी संपत्ति एक तरह से असुरक्षित है। देवर जेठ द्वारा या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उस संपत्ति पर नजर रहती है कि एकल महिला को इस संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। किसी प्रकार का कर्जा लेना है या मदद चाहिए उनको तो कोई सामने नहीं आता। अगर कोई किसी प्रकार की मदद करने के लिए कोई पुरुष साथी आगे भी आता है तो समाज द्वारा उसको शक की नज़र से देखा जाता है। इसको और गहराई से ये जो विडंबना, इसको हमने अलग अलग उम्र के पड़ाव में भी देखा कि एकल महिला के जो उम्र का पड़ाव है, अगर कम उम्र में एकल में विधवा हो गई है, एकल हो गई है किसी कारणवश, तो वो ज़्यादा वंचित रहती है। उसको आदत नहीं है, आदि नहीं है वो सब जो समाज द्वारा व्यवहार बदल गया है, जो उसको ताने जो सहन करने पड़ रहे हैं, उनको किस तरह से सहन करे। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, 40 से 50 साल की उम्र में जब वो आती है महिला, तो उन सब यातनाओं को सहन करने की उसमें एक तरह से उनकी वो आदी हो जाती है। वो मानने लगती है कि यही मेरा जीवन है और इसी के साथ मुझे जीना है। जैसे उसकी उम्र और ज़्यादा बढ़ती है, बुढ़ापे की तरफ वो बढ़ती है, 50 साल से अधिक उम्र की तरफ बढ़ती है, उसको वापस सहारे की जरूरत होती है। अपने जो बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी हो गई, अलग हो गए, तो वापस उसकी जो स्थिति एक तरह से दयनीय हमारे को मिली। बच्चों के लिए कुछ करना है तो उसकी सुनता उसके पास होती नहीं है। एकल परिवार में अगर वो है उसके बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए उसको क्या निर्णय लेना, उसकी आज़ादी उसके पास होती है।
खुद को क्या करना है उसकी आज़ादी उसके पास होती है, लेकिन एक आर्थिक भार जो उसके ऊपर ज़्यादा होता है। बड़े परिवार में रिश्तेदारों के साथ वो रह रही है तो एक इंट्रा हाउस होल्ड पॉवर्टी उसके ऊपर हमेशा रहती है, उसको हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहना है। ये एक सच्चाई को हम जब सरकार के साथ कंपेयर करते हैं, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है एकल महिलाओं के लिए, तो किस किस तरह की योजनाओं का फायदा उनको मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हमने अध्ययन किया, सबसे ज़्यादा प्रचलित योजना विधवा पेंशन योजना है, और अध्ययन से भी हमारा निकल गया कि लगभग 70% महिलाओं को, विधवा महिलाओं को इस योजना का फायदा मिल रहा है। उदयपुर जिले में जरूर ये स्थिति ज़्यादा गंभीर है, 20% से कम महिलाओं को उनका फायदा मिल रहा है। एक इसी तरह की एक और योजना है परित्यक्ता पेंशन योजना, इसमें भी 500 रुपये प्रतिमाह महिला को मिलता है, लेकिन ये योजना ज़्यादा प्रचलित है नहीं, और किसी भी उत्तरदाता ने हमारे इसका सही तरह से जवाब भी नहीं दिया कि उसको इस योजना के बारे में जानकारी या फायदा उनको मिल पा रहा है। एक योजना और है पालनहार योजना, जो कि एक इस योजना में अच्छी बात यह है कि ये एकल महिलाओं के अधिकतर वर्ग को इसमें शामिल करती है। इस योजना से वो वर्ग जुड़ सकता है, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, गंभीर माता पिता भी इसमें इस योजना से जुड़ाव कर सकते हैं। ये योजना 3 बच्चों तक पढ़ाई के लिए प्रति माह 1000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। हमारे जो उत्तरदाता उसमें से भी 9% महिलाओं ने माना कि उनको इस योजना का फायदा मिल रहा है। अभी इसके अलावा विधवा पुत्री विवाह अनुदान, विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना, इस तरह की योजना भी सरकार द्वारा क्षेत्र में चलाई जा रही है, लेकिन वो ज़्यादा प्रचलित है नहीं। एक और बड़ी योजना जो हमारे क्षेत्र में और पूरे देश भर में है, नरेगा। पूर्व में भी हमने बताया कि 40% महिलाओं का जो जीवन यापन है, जो आर्थिक स्थिति, वो पूरी तरह से इसी पे ही निर्भर है। इस योजना में किस तरह से एकल महिलाओं को फायदा अलग से दिया जा रहा है, तो प्रावधान तो है कि एकल महिलाओं को घर के पास काम मिलना चाहिए, विशेष सुविधा उनको मिलनी चाहिए, लेकिन धरातल पे किसी प्रकार का प्रावधान का पालन होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। जो एकल महिला संयुक्त परिवार में रह रही है तो उसको हमेशा दूसरे सदस्यों के ऊपर उसको निर्भर रहना है। अगर उसको जॉब कार्ड उसका अलग से बनवाना है, अलग से उसको काम चाहिए, तो उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वो परिवार के बाकी सदस्य या वो खुद इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते, और हमेशा वो दूसरों के ऊपर भी निर्भर बन के रह जाती है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये योजना एकल महिलाओं के लिए किसी प्रकार का अलग से कोई सुविधा प्रदान नहीं करती है। तो जो स्टडी के अंतिम चरण में अगर हम समझें कि इसका सारांश क्या है, ये हमें क्या क्या समझाता है, और हमें अगर कुछ रिकमेंड करना हो, अगर हमारी तरफ से कुछ सुझाव अगर हमें पॉलिसी के स्तर पर देने हो, तो हमको क्या करना चाहिए। जिन इलाकों में ज़्यादा पुरुषों का प्रवास है, जैसा कि आसपुर और भगवाना जो एरिया है वो भी उसी तरह का एरिया है, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक अलग तरह की श्रेणी हमें नज़र आती है। भले ही संख्या छोटी है, लेकिन वो एक ग्रुप बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग बाहर गए और किसी वजह से, काम की वजह से वो बीमार होकर लौटे, और अब आज की स्थिति में वो काम करने में सक्षम नहीं है, या वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए और पूरी तरह से असक्षम हो गए, तो वो एक अलग श्रेणी बनती है, और वो पूरा ऐसा परिवार बन जाता है कि वो अच्छा सा चलता हुआ परिवार है, लेकिन अचानक से उसमें कहानी बदल जाती है, और जो महिला है वो एक तरह से मुख्य कमाऊ सदस्य बन जाती है। तो जो अलग अलग योजनाएं हैं, संदर्भ के हिसाब से अगर देखें तो पहला सुझाव तो ये हमारी तरफ से है कि उनको इस श्रेणी को भी, जो हम परिभाषा में भी बात कर रहे हैं कि इस श्रेणी को भी आधिकारिक रूप से शामिल करना चाहिए कि वो एकल महिला की एक श्रेणी है। पति जिंदा है लेकिन वो कुछ काम करने में सक्षम नहीं है, तो एक श्रेणी बनती है जिसको कि एकल महिला की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि और कई सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जिनको सीधे तौर पर BPL परिवार की तरफ मान्यता मिल जाती है, उनको उस तरह से योग्य करार दिया जाता है और बाकी सारे इंटाइटलमेंट्स उनको मिलना शुरू होते हैं। एकल महिला भी उसी तरह से कंसिडरेशन में लानी चाहिए, और जो खास करके जो प्रवास वाले इलाके हैं वहाँ पे अगर उनको ज़्यादा शामिल किया जाए तो अच्छा है। हम मानते हैं कि आसपुर और बोकरना एक छोटा एरिया है जहाँ पे हमने अध्ययन किया, लेकिन हो सकता है अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग एरियाज में अगर हम लोग जाएँ तो बहुत सारी ऐसी श्रेणियाँ मिलेंगी जो कि किसी और वजह से एकल हैं, लेकिन वो जो महिला है वो किसी और वजह से और कारण से वो एकल सिंगल वुमन की तरह जीवन यापन कर रही है। तो जो योजनाओं की डिज़ाइन है, जो प्रारूप है, उसमें इनको शुरू से शामिल करना और वो एक स्कोप जो है वो हमेशा बना के रखना ज़रूरी लगता है। इसके अलावा जैसे अब तक हमने जाना कि समाज द्वारा जो यातनाएं उनको दी जा रही है, अगर वो कम होती है तो उन एकल महिलाओं की मानसिक, आर्थिक और भौतिक पूंजी ज़्यादा मजबूत हो सकती है,
उनके जो आजीविका का जो अस्थायीपन है वो थोड़ा कम हो सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि एकल महिलाओं को समाज के द्वारा सकारात्मक रूप मिले और उनके लिए सहयोग एक खड़ा हो। हमारा जो क्षेत्र जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने अध्ययन भी किया है, तो वहाँ पे हमारा आगामी कदम होगा कि समूह से एकल महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। उनके लिए एक जगह उस समूह में बने, समूह के सदस्य और समुदाय के अलग अन्य जो सदस्य हैं उनको इसके प्रति संवेदनशील बनाने का काम हम उस क्षेत्र में करेंगे। अंत में एक और कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि कैसे संगठन के सहयोग से, ये कहानी है पूंजीबाई की, जो अपने पति के साथ में एक श्रमिक संगठन से जुड़ी हुई थी। इस पूर्व में बीमा करवाया हुआ था, तो एक बीमारी की वजह से पति का देहांत हुआ और जो राशि मिली 75,000 रुपये बीमे की, वो और जो BPL आवास योजना से राशि मिली, इसने इसका घर बनाया पक्का, बच्चों की पढ़ाई ये जारी रखी हुई है। संगठन के सहयोग से इसने ट्रेनिंग ली, सिलाई की, एक जगह से लोन भी लिया और एक किराना की दुकान भी डाली। तो आज किराना की दुकान और सिलाई के कार्य से परिवार को आगे बढ़ा रही है, बच्चों की पढ़ाई जारी रखी हुई है, नरेगा में ये काम करने के लिए जाती है। तो एक ये विशेष ओकेजन भी है। तो एक विशेष ओकेजन होते हुए और समूह का संगठन का जब सहयोग मिला तो आज अपने पैरों पे खड़ी और आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि ऐसा सहयोग समाज द्वारा अन्य महिलाओं को भी, एकल महिलाओं को भी मिले। धन्यवाद। थैंक यू कमलेश, धर्मराज, रेखा जी और रिजा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि समय की नज़ाकत ये बता रही है कि शायद एक और अगर समय मिला तो एक इम्पोर्टेंट सेशन और बाकी है। तो मैं रजनी जी से आग्रह करूँगा कि इस पर अपनी इनपुट्स दें और कैसे इसको और ज़्यादा पॉलिसी की दृष्टि से या क्षेत्र में इंटरवेंशन की दृष्टि से ज़्यादा व्यवहारिक बनाया जा सकता है। थैंक यू। शुक्रिया। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अक्सर इस विषय में जो मतलब माइग्रेशन एंड इनफॉर्मेलिटी के विषय पर जब बात होती है तो ये पितृसत्ता के ये सारे आयाम छूट जाते हैं। सो रियली आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने मतलब आपके पूरे समूह को क्या आपने इस पक्ष को, इस डायमेंशन को आपने उजागर किया। और सबसे ज़्यादा तो शुक्र है आपने ये आखिरी वाली जो स्लाइड दिखाई, क्योंकि तब तक मन बिल्कुल बैठ गया था। मुझे थोड़ा ज़्यादा ही वो फील हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मिड 80s में 84-85 में राजस्थान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ था, विमेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम WDP। और मेरी मित्र उसमें बहुत सक्रिय थी, तो उनके पीछे पीछे कुछ पत्रकारिता के बहाने, कुछ दोस्ती के कारण मैंने भी वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के कई प्रोग्रामों में भाग लिया। और उस समय हमें लगता था कि बस अब तो एक महिला क्रांति आ गई है, क्योंकि कार्यक्रम के 1-1.5 साल चलने में ही ये हाल आ गया था कि मीटिंग में महिलाएं बताती थी कि हमने तो कभी घूंघट नहीं उठाया था और अब हम घूंघट उठा के BDO के ऑफिस के अंदर जाके उसको सुना देते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो। तो जब मैं उस बात को सोचती, मेरे को वो सब याद आया WDP के दिन, एंड आई वाज जस्ट फीलिंग रियली डिप्रेस्ड कि देखो आज 30-40 साल बाद देखो कि कितनी मतलब जितनी हमें उम्मीद थी, हमने देखो किसी को वो ऐसे तो हम पागल नहीं है कि हम सोचेंगे 30 साल में पूरा समाज बदल जाएगा, लेकिन इस जो आपने डेटा कलेक्ट किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको रियली हमें क्या कहते हैं रूफ टॉप से चिल्ला के इसे बात करवानी पड़ेगी देश में, क्योंकि एक मैक्रो नैरेटिव ये बन रहा है कि हाँ महिलाओं की तो बहुत तरक्की हो गई और हुई भी है, हम नहीं नकार रहे हैं, जो हुआ है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और खासकर यंग गर्ल्स में। लेकिन ये परिस्थिति अभी भी रहे जैसी है वो बिल्कुल एक दर्दनाक शर्मनाक बात है। सो इसमें आपने जो आपका जो मेथोडोलॉजी है वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि आपने पूरी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और डायमेंशन को लिया है। एक बात जो मेरे को रियली निकल कर आई कि वही महिलाएं
कुछ मतलब पढ़ पा रही हैं या अपने स्वराज को पकड़ पा रही हैं, जिनको किसी गैर सरकारी संस्था से या समूह से साथ मिला या मदद मिली। अब इसका क्या मतलब है मैं नहीं जानती हूँ, आप मे बी दिस इज अनदर लेवल ऑफ रिसर्च के मतलब इसका क्या ये मतलब है कि जब तक नॉन स्टेट संस्थाएं किसी भी फॉर्म में वो रिसर्च की हों या विमेंस ग्रुप हों या वेलफेयर बॉडीज हों, जब तक वो नहीं आएंगी तो ये बात नहीं बनेगी, या हम कोई ऐसा आंदोलन चलाएं जिसमें सरकार सचेत हो जाए। मेरी अपनी तो राय ये है कि हमें वही नॉन स्टेट का ही जोर देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अपनी राय तो अब ये बन गई है कि हम जितना स्टेट पे ज़्यादा डिपेंड होंगे, स्टेट ज़्यादा पावरफुल होगी, स्टेट जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी वो उतनी ही ज़्यादा खतरनाक बनेगी। और ये तो हम देख चुके हैं ना कि सत्ता में महिलाओं के आने से नहीं फर्क पड़ता, पितृसत्ता तो नहीं बदल रही। तो बाकी ये है कि जो मूल बात इसमें निकल के आई वो सारी प्रेजेंटेशंस में कॉमन है कि जब तक मैक्रो अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगी, मतलब जो पूरा अर्थव्यवस्था का ढांचा है, वो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि आई थिंक हम पुष्पेंद्र जी से सुने उसके बारे में, जब तक उसको हम बुनियादी तौर पे नहीं बदल पाएंगे तो इन सब चीज़ों में हम मतलब ये ऐसे वो पैलिएटिव ही रहेगा। वो इस विषय का आई थिंक इस सत्र का विषय नहीं है, तो बस आपको मैं बहुत बहुत बधाई देंगे और ये आग्रह करके कि इस डायमेंशन को प्लीज पूरे जोर से और जोश से आगे बढ़ाइए और कायम रखिए। थैंक यू। सॉरी मैंने सीधा ही दिया। नहीं सीधा ही देना था। बहुत बहुत बधाई हो इस टीम को। एक तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आपने अध्ययन किया और काफ़ी कई डायमेंशंस जो आपने उसमें कोट किए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं कुछ एक तो अध्ययन के बारे में कुछ कमेंट करना चाहूँगा और फिर इसका जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन है उसके बारे में कहना चाहूँगा। और जो आपके अध्ययन का जो मजबूत पक्ष है, अभी समय जैसा आपने कहा कम है, तो केवल उस पर कुछ बिना बोले हुए मैं कुछ सुझाव के तौर पर अध्ययन के बारे में कहना चाहूँगा। एक तो मुझे ये लगा कि आपका जो अध्ययन है वो ज़्यादातर उन महिलाओं के हाउस होल्ड के अंदर में जो परिस्थितियाँ हैं और या उनको क्या कठिनाई हो रही है ना, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर के क्या है या प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर क्या है, तो बहुत कुछ हाउस होल्ड लेवल पर वो ज़्यादा केंद्रित ये अध्ययन रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से चूँकि यही महिलाएँ आजीविका का मुख्य स्रोत हैं, ये वर्कर हैं, ये कमाती हैं और परिवार का पालन पोषण करती हैं, तो एक वर्कर के तौर पर उनका जो वर्क रिलेशनशिप है वहाँ पर उनको क्या कठिनाइयाँ हैं या उसको किस तरह से वो डील करती हैं, तो एक पूरे तरह से एक वर्कफोर्स का पार्ट के तौर पर ये महिलाएं जो हैं वो उस तरह से थोड़े प्रेजेंट होनी चाहिए। और वो एक डायमेंशन अगर आगे और आप अगर इस अध्ययन को और बढ़ाते हैं तो अगर उस पर भी ध्यान दें तो मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि महिलाएं केवल घर में नहीं हैं, ब्रेड विनर हैं, तो उसमें क्या और उस कहें कि उस स्पेस में वो किस तरह से ऑपरेट करती हैं, चैलेंजेस को कैसे फेस करती हैं। और ये केवल विक्टिम ही नहीं है ना, इनकी भी अपनी एजेंसी है, ये भी उन हालात को फेस करती हैं, उसको बदलती हैं, है ना, कई बार अपने हालात को भी बदलती हैं। तो वो पूरा जो स्ट्रगल है और वो अपने जो चेंज का जो उनका जो अपना पावर है अपने अंदर का, वो उसको भी थोड़ा इसमें उभर के आना चाहिए और वो भी मालूम होना चाहिए। लेकिन जैसे इस आखिरी वाले में जो आखिरी वाले में आया है ना, अंत में जाकर के आपने इस कहानी को बताया। अब मेरे ख्याल हो सकता है आपके पास वो सारी बातें हों, तो प्रेजेंटेशन है, कम टाइम है, आप सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा बताना है, क्या कहना है, तो लेकिन मैं केवल प्रेजेंटेशन के आधार पर ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन दूसरे लेवल पर कहूँगा तो मुझे एक और सवाल पर कई बार एक अनीज है, वहाँ पर मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ इस बात को लेकर के कि पहली बात है एकल नारी जब हम बोलते हैं तो हम लोग क्यों ये केवल कहते हैं कि जैसे अगर एकल पुरुष हो तो वो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक बात या कोई कठिनाई की बात नहीं लगती। हमको लगता है कि अब महिला है उसी के ऊपर सारी जिम्मेवारी है, ब्रेड विनर भी है। हम ये जानते हैं कि महिलाओं के वो एकल हो या ना हो, पैट्रियार्की है और पैट्रियार्की सारी औरतों को झेलनी पड़ती है ना। लेकिन महिलाएं जब एकल, खास तौर से ब्रेड विनर के सेंस में जब हम उसको एकल जैसे ही बोलते हैं तो हमको ये कैटेगरी लगता है कि खुद रिसर्चर को भी शायद एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है
क्योंकि उसको लगता है कि एक मेल होना तो बहुत ज़रूरी था। तो ये अप्रोच के स्तर पर मुझे लग रहा है कि मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन कई बार मुझे एक डिस्कम्फर्ट है, मैंने इसको बहुत सोचा भी नहीं है, लेकिन मुझे एक डिस्कम्फर्ट होता है कि हमेशा कि ये लगता है कि नहीं, एक मेल कहीं केंद्र में रख के उसके बाद औरतों की स्थिति को डिफाइन किया जाता है कि अब वो एकल है, तो ये भी एक मेल के संदर्भ में है। ऐसे ही माइग्रेशन स्टडीज में खास तौर से लेफ्ट बिहाइंड वीमेन का बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। अब वहाँ भी क्या है कि पुरुष केंद्र में है, और तब देखते हैं अगर वो चला गया है बाहर तो वो लेफ्ट बिहाइंड है, और ये पुरुषों के पूरे का जो एक दृष्टिकोण है उसके हिसाब से फिर ये औरतों को इसमें देखा जा रहा है। इसीलिए जब फोक लिटरेचर में आप देखिएगा जितने फोक सॉन्ग्स हैं वो फोक सॉन्ग पुरुषों के ख्याल से है, इसीलिए उसमें देखिएगा कि विमेन का ये कि वो बिना पुरुष के उसकी स्थिति क्या है, वो किस तरह से तड़प रही है, किस तरह से वो पुरुष के बगैर उसकी पुरुषों के लिए ऐसे कोई गाने नहीं, इस तरह से नहीं है ना। तो वो जो पूरा जो नजरिया है, तो एक लेवल पर मुझे डिस्कम्फर्ट हमेशा आता है कि ये एकल औरत, लेकिन एकल औरत के जो एजेंसी पार्ट है और उसका जो एक जो खुद का स्ट्रगल का पार्ट है वो प्रायः इसमें इस कारण से गौन रह जाता है। तो मैं कहूँगा कि अगर स्टडी के अप्रोच के मामले में अगर इस पर थोड़ा अगर ध्यान दें, और इसीलिए मैं ये भी कहूँगा कि ये भी जरूरी था कि अगर आपने जैसे जिन औरतों का अध्ययन किया, थोड़ा ये देखें कि क्या जो एकल नहीं है उस सेंस में रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो क्या कितना फर्क है। लाइवलीहुड के केवल मामले में फर्क है कि दो लोग कमाते हैं, या एक आदमी जो कि बाहर भी जाता है और शायद उसके वेजेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो हार्डशिप है परिवार में ज़्यादा है ना। लेकिन बाकी मामलों में जैसे बहुत सारे जो दूसरे पक्ष आपने भी बताया उनकी स्थिति और औरतों के घर में, उसमें थोड़ा स्टिग्मा पार्ट को हटा देते हैं, तो बाकी मामलों में मेरे ख्याल से बहुत सारी समानताएं हैं जो बाकी औरतें हैं उनके साथ। तो अगर ये दो हिस्से उनको भी कुछ स्टडी में लें और तब देखें कि वो थोड़ा फर्क किया जा सकता है कि वो क्या एडिशनल बर्डन क्या है ना। हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि एडिशनल बर्डन है, अभी तो लगता है कि सारा कुछ एडिशनल बर्डन है, लेकिन हो सकता है ये सारा एडिशनल बर्डन नहीं, इसमें से बहुत सारे जो बर्डन्स हैं वो बाकी औरतों के ऊपर में भी वो हों। इसीलिए कुछ स्टडी में उनको भी शामिल करने की ज़रूरत है। और एक कैटेगरी जो एकल महिला का एक खास कैटेगरी है ना, वो जो इस स्टडी में मेरे ख्याल से छूटा है, वो है कि जो आप कह सकते हैं जो सीजनली एकल हो जाती है ना, या जो माइग्रेंट का जो जहाँ पर मेल माइग्रेंट है परिवार का, तो जहाँ मेल एक तरह का कहिए कि सेमी परमानेंट या परमानेंट माइग्रेंट की तरह है, लेकिन परिवार वो गांव पर है, तो वहाँ भी महिलाएं हैं वो एक तरह से विडो नहीं है, डिजर्टेड नहीं है, लेकिन वो एकल ही हैं है ना। और फिर वैसी महिलाएं फिर वर्कर भी हैं है ना, और वो बहुत सारे मामलों में डिसीजन मेकर भी हैं और बहुत मामलों में नहीं भी है ना। इवन कि इन महिलाओं के मामले में डिसीजन मेकिंग में परिवार में जैसे इस हाउस होल्ड के लेवल पर ये देखने की जरूरत है और कौन है। ठीक है, यहाँ एकल केवल हस्बैंड के सेंस में शायद ये देखा गया है एकल को, लेकिन परिवार में हो सकता है और मेल हो, उसमें हो सकता है सास ससुर हो। किन मामलों में ये औरतें निर्णय ले पाती हैं, उनका डिसीजन मेकिंग कहाँ होता है, और किन मामलों में ये औरतें डिसीजन नहीं ले पाती हैं। जैसे माइग्रेंट के सेंस में तो हम लोगों ने एक जो अध्ययन किया उसमें ये देखा कि जैसे ये निर्णय कि मेल बाहर जाएगा, इस निर्णय में और महिलाएं नहीं जाएंगी, इस निर्णय में कितना औरतों का खुद का उसमें कितनी हिस्सेदारी है ये निर्णय लेने में। या ये सवाल कि अगर कौन से किन मामलों में निर्णय पुरुष अपने एब्सेंस में भी पुरुष ही लेता है हाउस होल्ड के मामले में, और किन मामलों में वो औरतें वहाँ पर निर्णय ले पाती हैं। तो अगर वो एब्सेंट भी है लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं जो डिफाइंड है कि यहाँ औरतें निर्णय नहीं लेती, इन मामलों में भी संभवतः अध्ययन में ये पक्ष देखने की जरूरत है कि घर के अंदर में बाकी जो लोग हैं क्या वो डिसीजन मेकर हैं या ये औरतें डिसीजन मेकर हैं। तो ये पैट्रियार्की किस तरह से फंक्शन करती है इन परिवारों के अंदर में जहाँ की ये लगता है कि ब्रेड विनर जो महिला है, लेकिन पैट्रियार्की किस तरह से फंक्शन करती है कि जहाँ ब्रेड विनर तो वो है लेकिन जरूरी नहीं कि हर मामले में वो निर्णय भी लेने में सक्षम हो। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो अगर उभर करके अध्ययन से और या इस अध्ययन के क्रम में और आए तो मेरे ख्याल से ये और स्टडी को और थोड़ा रिच करेंगे और इसकी इम्प्लीकेशंस भी तब समझ में आएंगे कि जहाँ हम पॉलिसी इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। जैसे पॉलिसी में एक बात बहुत साफ है जो आपके अध्ययन से बहुत साफ साफ आता है और आपने उसकी ओर इशारा किया कि ऐसी महिलाओं के लिए सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है और इसके अलावा एक डिसेंट लाइवलीहुड के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो
जो फ्रेमवर्क लिया है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड का फ्रेमवर्क लिया है, तो इसमें जो आप तीसरा पार्ट है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो करने में सक्षम है, ये तो तभी होगा जबकि उनका लाइवलीहुड एक डिसेंट लाइवलीहुड और स्टडी बिल्कुल स्टडी रहे, तो लगातार उनको वो मिलता रहे, सस्टेन है। तो फिर ऐसी ये दो, इस कारण से फिर एक बड़ा सपोर्ट चाहिए उनको। तो ये सपोर्ट का अभी तक जो एक्सपीरियंस है, जैसे आपका अंतिम जो आपका उदाहरण था, इस तरह के उदाहरण थोड़ा और हमको लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत है। इससे समझ में आया कि ये सपोर्ट किस नेचर का था, किस स्केल का था, कितना ज़्यादा केवल मॉनिटरी नहीं, बाकी किस तरह के सपोर्ट थे उसमें, ताकि ये महिला अगले जनरेशन के लिए भी कुछ करने में सक्षम हुई। क्यों बाकी औरतें ऐसा नहीं कर पाती? तो फिर ये जो प्रैक्टिकल काम के लिए या जो इंटरवेंशन प्लान करने में, इससे मेरे ख्याल से और ज़्यादा मदद मिल सकती है। और भी कई सूचना, लेकिन मेरे ख्याल से मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। धन्यवाद। ये आखिरी चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपका कि एंड इनफैक्ट ये आप लोग तो जानते ही होंगे इसका आंसर ऑलरेडी कि कहाँ तक जानकारी इशू है। कि अगर बहुत इंस्पिरेशनल, एक तो होता है ना एग्जाम्पल की इंस्पिरेशन, दूसरा होता है कि उसने ABCD ऐसे कदम उठा के वो यहाँ तक पहुंची। तो इसमें मेरा एक आखिरी सुझाव है कि जो महाराष्ट्र में परित्यक्ता आंदोलन चला, उसको अगर आप लोग ये काम सस्टेन फॉर्म में कर पाए या करने के इरादा हो, तो उसको एक बार देख लीजिए। आपके जो टिस से जुड़े हुए मित्र हैं और साथी हैं, आई एम श्योर कि टिस में उसमें कई स्टडीज भी हो चुकी होंगी। बहुत सक्षम और बहुत प्रभावशाली आंदोलन रहा, और वो बिल्कुल सामाजिक आंदोलन था। थैंक यू। चल मैं इस समय हो गया। हैं? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरे ख्याल में इस अध्ययन से कुछ और भी साथी हमारे बहुत स्वागत किए, अंशु है, कुछ ऐसे पहलू हैं महिलाओं से जुड़े हुए, और मेरे ख्याल में रजनी जी ने और पुष्पेंद्र जी ने बहुत ही और इंसाइट्स इसमें दिए कि किन और चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा सकता है और कैसे इसको और तरीके से भी हम इसको और समझ सकते हैं। चलिए, आप भी अपना परिचय दे दीजिए। सबको नमस्ते, मेरा नाम साधना कौर है और मैं आसपुर में काम करी और फैमिली एम्पावरमेंट प्रोग्राम से जुड़ी हुई। सभी को नमस्ते, मेरा नाम दीपक है और मैं आसपुर सेंटर पे मजदूरों से जुड़े हुए जो डिस्प्यूट है उनको देखता हूँ। सर मैं बता दूँ, मेरा नाम कमलेश है, मैं आजीविका की इसी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा नाम धर्मराज गुजर है और मैं आसपुर सेंटर पे कोऑर्डिनेशन में। मेरा नाम रेखा जोशी है और मैं परिवार सशक्तिकरण कार्यक्रम को देखती हूँ। मेरा नाम रिजा महंता है और मैं आजीविका ब्यूरो के साथ फेलोशिप बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन में अच्छा डिस्कशन भी हुआ, आपने अच्छे इनपुट दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।